मैंने कहका लगाकर गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म कर दिया ताकि वो मुझ पर मजीद जिरा न कर सके। मैं आज रात का खाना जहांगीर के साथ खाऊंगा। गजाला के आते ही मैंने ऐलान कर दिया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो खुश होकर बोली, वो जब से इस इलाके में आबाद हुआ है हम एक बार भी उसके घर नहीं गए हैं। आपको देखकर वो खुश हो जाएगा। वैसा ही मेहमान नवाज हो गया हो तो फिर मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। वीरा बोली, घर की चौकीदारी के लिए सुल्तान शाह काफी रहेगा। ये शराब पीता है और ना सलमा को पसंद करता है, वहां जाकर क्या करेगा? सलमा से मुझे इतनी ज्यादा परख्वाश नहीं है। सुल्तान शाह ने अपने मामूल के बरअक्स भड़के बगैर कहा, मगर आज मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है। तुम तीनों ही इन लोगों से मिल आओ, मैं लंबी तान कर सोऊंगा। तुम घर की फिक्र ना करो, मैंने सुल्तान शाह से कहा। जहांगीर के घर पर STF के 2 आदमी रह रहे हैं। चंद घंटों के लिए उनमें से कोई यहाँ आ जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने चले जाओ। तुम्हें इनसे मिले हुए एक अरसा बीत चुका है। सुल्तान शाह के चेहरे पर तशक्कुर के जज्बात उमड़ आए। तुम हर बात का कितना ख्याल रखते हो। मैं इसी वक्त उसे एक काम भी बताना चाह रहा था, लेकिन उसका ममनूनियत से लबरेज रद्दअमल देखकर मैंने वह इरादा मुलतवी कर दिया। काम बताने से उसके जज्बात को ठेस से लग सकती थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि मैंने सिर्फ इसी काम की वजह से उसे अपने लोगों में जाने का मशवरा दिया है। प्रोग्राम तय हो गया। वीरा की राय थी कि उनके घर पर अचानक धावा बोलने के बजाय फोन करके अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया जाए, लेकिन मैंने इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। जहांगीर कंगाल था और न इस इलाके में खाने पीने के सामान का कहत था। थोड़ी सी रकम खर्च करके हर चीज का बंदोबस्त किया जा सकता था। 6 बजे चारों तैयार हो चुके थे। इन तीनों के चेहरों पर फैली हुई रौनक देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि हम चारों एक तवील मुद्दत के बाद एक साथ घर से बाहर निकल रहे थे। काम और भयानक खतरात के दबाव ने हमें हल्की फुल्की तफरीहात तक से अलग थलग करके रख दिया था। शायद माहौल से वीरा की बेजारी का एक सबब यह भी था कि वो जिंदगी के मामूलात से कटकर घर में महसूर होकर रह गई थी। ये मेरा ख्याल था, लेकिन मैंने उसे वीरा के सामने दोहराने की जरूरत महसूस नहीं की। सुल्तान शाह ने बमुश्किल 1-1.5 मिनट में हमें जहांगीर की क़यामगाह के सामने उतार दिया। वो गाड़ी छोड़ने पर मुसर था, मगर मैंने इसी गाड़ी से जाने पर मजबूर कर दिया। जहांगीर अपने होशो हवास में रहता तो हमें हमारे घर पहुंचा सकता था। वो मदहोश हो जाता तब भी हम चहलकदमी करते हुए घर पहुंच सकते थे। औरतों के आगे बढ़ जाने पर सुल्तान शाह ने मेरे करीब आकर धीमे से कहा, गाड़ी में पेट्रोल और मेरे जेब में पैसे नहीं है, हो सके तो इसका कोई बंदोबस्त कर दो। सुल्तान शाह के इस इंकिशाफ ने मुझे नादिम कर दिया। मैं उसकी माली जरूरियात से आमतौर पर गाफिल रहता था। वो मुझसे कोई मुतालबा नहीं करता था। जरूरत होती तो गजाला से पैसे ले लिया करता था। अचानक प्रोग्राम बनने की वजह से शायद उसे गजाला से पैसे मांगने का मौका नहीं मिल सका था। दूसरी आम बात यह थी कि गाड़ी में पेट्रोल की पोजीशन का अंदाजा इग्निशन ऑन करने से पहले ही हो नहीं सकता था। मैंने अपनी जेब से 100 रुपए वाले नोट की एक कटी निकालकर उसके जेब में उड़स दी और उसकी तरफ देखे बगैर अमारत की तरफ चल दिया। जहांगीर के घर की घंटी बजते ही राहदारी में वाकई एक दरवाजा खुला। झुरी में STF का एक शनासा चेहरा मौजूद था। मुझे पहचान कर उसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट नमूदार हुई और दरवाजा बंद हो गया। हमें चंद सानियों तक इंतजार करना पड़ा। सलमा ने दरवाजा खोला और हम लोगों को देखकर हैरान रह गई। उसने बढ़कर गजाला को अपने सीने से लिपटा लिया था। फिर वो इसी तपाक से वीरा से भी पगलगीर होगी। कौन है? फ्लैट के किसी हिस्से से जहांगीर की आवाज गूंजी। तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारी खैरियत लेने आए हैं। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करते हुए कहा। आखा, वो दोनों हाथ फैलाकर वालियाना अंदाज में एक दरवाजे में से नमूदार हुआ और जहे नसीब कहता हुआ मुझसे पगलगीर हो गया। उसके सांसों में अल्कोहल की हल्की हल्की बू मौजूद थी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो ड्राइंग रूम की तरफ रहनुमाई करते हुए बोला, मुझे अपने घर आने देते हो ना खुद यहाँ आते हो? मालूम होता है कि चंद महीनों में तुम्हारा खून बिल्कुल सफेद हो गया है। गजाला ने सलमा से उसके बेटे की खैरियत पूछी और वो इन दोनों को अपनी ख्वाबगाह में लेती चली गई। वीरा को देखती ही तुम्हें शकील उर्दू बोलने का तोरा क्यों पड़ गया है? ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद मैंने जहांगीर को घूरते हुए पूछा, तुम खूबसूरत औरतों को देखते ही बेकाबू होने लगती हो, इसीलिए सलमा से आए दिन तुम्हारी अनबन रहती है। किसी वक्त अपनी खोपड़ी पर काबू भी रखा करो। वो मुझे आंख मारकर लोफराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, रोज रोज केक खाने वाले इसमें और रोटी में कोई तमीज नहीं करते। केक की कदर कीमत वही जानता है जो इसके लिए महीनों तरसता रहता हो। तुम्हारा मतलब है कि वीरा केक है और मैं इसे रोज नोश फरमाता हूँ। वो भिड़ंगेपन से हंसा, फिर बोला, क्यों मेरी जुबान खुलवाते हो? क्या तुमने इस जैसी बेलगाम औरत को पूजा करने के लिए अपने साथ रखा हुआ है? तुम्हारी मौज है कि बीवी भी कोई एतराज नहीं करती। आहिस्ता बोलो, मैंने गुर्रा कर कहा। एतराज वाली बात होगी तब ही तो एतराज करेगी ना। अगर तुमको ऐसी ही पारसाई लाहक हो गई है तो इसे हफ्ते अशरे के लिए यहाँ छोड़ दो। उसने हरीसाना लहजे में इल्तिजा की। सालम ने ऐसी सूरत पाई है कि इसे देखते ही तबीयत ताज़ा हो जाती है। वो तुम्हें रास नहीं आ सकेगी। यहाँ रही तो तुम दिन रात नशे में धुत होकर उसी के कसीदे पढ़ते रहोगे और सलमा तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगी। ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा गिलास कहाँ है? खुदा की कसम, अभी पहला गिलास बनाकर 2 ही घूंट लिए थे कि तुम आ गए। भाभी बुरा न माने तो बोतल वगैरह यहीं ला देता हूँ। तुम्हारे साथ पिए हुए बहुत दिन हो गए। मैं तो अपने कमरे में पी रहा था। तो क्या आजकल तुम्हारे और सलमा के कमरे फिर अलग अलग हो गए?
रात बेरात बच्चे के रोने से नींद खराब होती है। इसकी वजह से मैं अलग सोता हूँ, वरना हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। जब दिल चाहता है वो बच्चे को गोद में लेकर मेरे कमरे में घुस आती है। अंदर से अचानक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। फिर सलमा उसे चुप कराने की बुलंद आहंग कोशिशों में मसरूफ होगी। मालूम हो रहा था कि वीरा या गजाला ने बच्चे को छेड़कर रोने पर मजबूर कर दिया था। दिन में इस पर बहुत प्यार आता है, जहांगीर कह रहा था। रात के 2 बजे गला फाड़ कर रोता है तो इसकी आवाज जहर लगती है। पता नहीं माएँ रोते हुए बच्चों को किस दिल से प्यार करती हैं। अपनी बात मुकम्मल करते वो कुछ कहे बगैर अंदर गायब हो गया। चंद सानियों बाद वो आस्तीन से अपना मुंह पूछता हुआ वापस लौटा तो तीनों औरतें भी हंसती बोलती हुई ड्राइंग रूम में आ गईं। शायद सलमा ने बच्चे को बहला फुसला कर दोबारा उसके बिस्तर में डाल दिया था या फिर उसे फीडर में मसरूफ कर दिया था। आओ, औरतों के लिए कमरा खाली करके हम अंदर बैठते हैं। जहांगीर ने मक्कारी से मुझे मुखातिब किया। क्यों, क्या इन्हें औरतों में बैठते हुए शर्म आती है? सलमा ने जहांगीर से पूछा। मैं उठते उठते सोफे से चिपक कर रह गया। सलमा के फिक्रे पर वीरा ने एक फरमाइशी कहकर लगाया और कहा, जाने दो, मर्दों की आदतें औरतों की बातों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। बेचारे पर्दे में बैठकर कुछ शुगल कर लेंगे। दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं। मैं इनकी आदतों से खूब वाकिफ हूँ, सलमा खुशदिली से कहते हुए इसी सोफे पर बैठ गई, जिसका एक गोशा मैंने संभाला हुआ था। मैं बौखलाकर अपनी जगह से मजीद सिमट गया। वो कह रही थी, मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि ये मुझे बेवकूफ समझते हैं। ये सीधी तरह भी कह सकते थे कि हम अंदर बैठकर पीते हैं, इन दोनों को कौन रोक लेता? ये हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। डैनी कभी मनमानी नहीं करते। गजाला ने दिफा किया। अब तो इन्होंने पीना भी कम कर दिया। पहले मैं भी इनकी बुरी आदतों को अपने रिश्तेदारों से इसी तरह छुपाती थी। रफ्ता रफ्ता इनका हौसला इतना बढ़ गया कि इन्होंने पूरे घर की हुई शराब खाना बनाकर रख दिया। सलमा की जुबान खूब चल रही थी। पीने में कोई हर्ज नहीं, मैं भी पीती हूँ। वीरा बोल पड़ी। मेरे कमरे में बहुत सी बोतलें मौजूद रहती हैं। हाँ, पी कर बहकने से आदमी तमाशा बन जाता है। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती हूँ। फिर तुम भी इन दोनों के साथ अंदर ही चली जाओ। सलमा ने बुरा माने बगैर कहा। मैं गजाला के साथ यहीं बैठूंगी। हम दोनों एक तवील मुद्दत के बाद एक दूसरे से मिले हैं। जहांगीर दरवाजे में खड़ा सलमा की नजरें बचाकर मुझे उठने की मजाक का खेज इशारों में कोशिशें कर रहा था। मैंने इत्मीनान से उठकर एक सिगरेट सुलगाई और दरवाजे की तरफ चल दिया। इस बार सलमा खामोश रही थी। तुम बुरा ना मानो तो मैं अपना गिलास बनाकर यहीं ले आऊं? वीरा की आवाज मेरे कानों में आई। शौक से ले आओ। एक शराबी की बीवी ऐसी बातों का बुरा नहीं मानती। सलमा का जवाब काटदार था। यार, इस बार तो सलमा अपने मेके से बहुत तेज तरार बनकर लौटी है। मैंने जहांगीर के रास्ता कमरे का जायजा लेते हुए हैरत से कहा। हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लानत भेजो इस पर और अपनी कुर्सी संभालो। वो बेपरवाही से एक गदेली कुर्सी में धंस कर बुड़बुड़ा। वीरा भी आती होगी, अब इसे 3 गिलास बना लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जरूर बनाओ, लेकिन याद रखना कि आज वीरा औरतों में बैठ कर पिएगी, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जहांगीर ने 2 लंबे लंबे घूंट लेकर अपना गिलास खाली कर दिया और पूरे पूरे मुंह बनाते हुए नए सिरे से 3 गिलास तैयार करने में मसरूफ हो गया। इस मोहलत को गनीमत जानते हुए मैंने अपनी जगह छोड़ दी। जहांगीर ने मुझसे कोई तारुज नहीं किया। मुझे उसके घर में कभी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा था। मैंने फ्लैट से राहदारी में निकलकर जहांगीर के गेस्ट बेडरूम के बाहर खुलने वाले दरवाजे पर दस्तक दी तो अव्वल खान का वही आदमी बाहर आया जिसे मैं पहले देख चुका था। तुम्हारा साथी कहाँ है? मैंने मुतजस्सिसाना लहजा में सवाल किया। जी, वो घर का सौदा लेने गया है, बस आता ही होगा। वो खैफा से बोला। वो आ जाए तो तुम हमारे घर चले जाना, इस वक्त वहां कोई नहीं है। ये कहकर मैंने फ्लैट की चाबी उसके हवाले कर दी और दोबारा जहांगीर के कमरे में लौटा। ड्राइंग रूम में सलमा गजाला के साथ बातों में मसरूफ थी। वीरा मौका पाते ही जहांगीर के कमरे में पहुंच गई थी और दोनों हाथों से गिलास थामे दिलचस्पी से जहांगीर को कोई बात करते सुन और देख रही थी। जहांगीर कह रहा था, ये रिश्ता ही बहुत अजीब होता है। दुनिया की सारी औरतें हसीन और खुश मिजाज होती हैं। वो मुस्कुराती हैं तो दिल उछल कर हरक में आने लगता है। बदन छू लें तो खून का दौरान तेज हो जाता है। लेकिन शादी होते ही इन पर न जाने क्या फटकार बरसने लगती है कि शौहर के लिए जहर का गोला बन जाती है। चाहे तुम वीरा को इसका मुस्तकबिल से आगाह करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसकी बात काट कर टुकड़ा लगाया। मेरे शादी करने का सिरे से कोई इरादा नहीं है। वीरा गिलास लेकर कुर्सी से उठते हुए बोली। मेरे लिए ये खुशखबरी है कि इस तरह मैं सारी उम्र बीवियों पर बरसने वाली खुदाई फटकार से बची रहूंगी। जहांगीर अपने इन्हीं लच्छेदार बातों से औरतों को फरेब देता है। बीवी में 1000 ऐब निकाले बगैर कोई शादीशुदा मर्द दूसरी औरतों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकता। अगर ये सच्चा है तो इसे कहो कि यही बातें ये सलमा के सामने भी दुहराए, वरना इस पर दुनिया जहान की फटकार नाज़िल होगी। मैंने कहा, धीरे से काम लो। वीरा अपनी कमर को हल्का सा बल देकर बोली। हम यहाँ बलवा करवाने नहीं आए, अच्छा वक्त गुजारने के लिए आए हैं। मैं औरतों में जा रही हूँ, तुम जहांगीर को इस्ताल न दिला देना। वो चली गई और जहांगीर के होठों के मुस्कुराते हुए गोशे खुद ब खुद नीचे छलक गए। तुमने स्पेशल टास्क फोर्स वालों की मिट्टी पलीद की हुई है। वो लड़ाका लोग हैं और तुम इनसे घर के काम ले रहे हो। मन तखलिया होते ही इस पर मुलामत करनी शुरू कर दी। मुझे खुद बुरा लगता है मगर सलमा को समझाना मेरे बस का रोग नहीं है। वो हंस हंस कर इन्हें काम बताती है और वो काट के उल्लू की तरह इसके इशारों पर नाचने लगते हैं। वो एक घूंट लेकर बेजारी से बोला, परसों इन में से कोई सलमा के बाथरूम में घुसा वॉशिंग मशीन पर इसके कपड़े धो रहा था। लानत हो तुम पर, तुम ये सब खराफात कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? मुझे वाकई ताऊ आ गया, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करता। उसने मुतकब्बिराना अंदाज में कहा।
इसने जिस दिन मुझसे कपड़े धोने की फरमाइश की, मैं उसी रोज से इस रेल के दूसरे दर्जे में बिठाकर मैं के रवाना कर दूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, मैं कपड़े धोने की नहीं, सलमा के हंस हंस कर बातें करने का जिक्र कर रहा हूँ। वो दोनों जवान मर्द हैं, तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि तुम्हारी बीवी गैर मर्दों से इस तरह बातें करती रहे? वो गैर होते तो मैं एक दिन भी उन्हें यहाँ ना टिकने देता। तुम ही ने बताया था कि वो अव्वल खान के आदमी है, सलमा उनका ध्यान रखती है, वो लिहाज मुरव्वत में उसका हाथ बटा देते हैं, तो उसमें क्या अर्ज है? जहां तक असूल की बात है, ये सब गलत हो रहा है। इन्हें वही काम करना चाहिए जिसके लिए इन्हें यहाँ भेजा गया है। मेरा दिल चाहा कि दोनों हाथों से उसका सर पीट कर रख दूं। बाज मामलात में वो अक्सर इस कदर कुंज़ेन साबित होता था कि अपने रवैये से मेरी हड्डियां सुलगा के रख देता था। सारी गलती इन्हीं की है, तो अपने हदूद से तजावुज कर रहे हैं। मैंने इल्फाज चबा चबा कर गुस्से से कहा, इन्हें यहाँ गार्ड बनाकर भेजा गया, मगर वो धोबी और मुलाजमों वाले काम कर रहे हैं। इनकी सजा यह है कि इन्हें कल ही यहाँ से माजूल करके अव्वल खान के पास भेज दिया जाए। नहीं, मेरी धमकी पर उसने गिलास अपने लबों से हटाकर जल्दी से कहा, वो दोनों चले गए तो हमारा क्या बनेगा? हम अपने दुश्मनों के रहमो करम पर रह जाएंगे। मैं सलमा को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो इन दोनों को इनके औकात में रहने दे। वो तो टीवी ड्रामे देखने के लिए इन्हें घर में बुला लेती है। टीवी वाली बात मैं पहले ही सुन चुका था। जहांगीर खुद जीप भर कर सलमा से बेवफाइयां करता रहता था, लेकिन सलमा की नारवा हौसला अफजाइयों के बारे में उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे डर था कि वहां यही रंग ढंग चलते रहे तो किसी दिन ऐसा धमाका होगा जो अपने साथ सब कुछ ले डूबेगा। मैंने मुसालियाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, दुश्मनों का पत्ता साफ किया जा चुका है, तुम इनकी तरफ से फिक्रमंद ना हो। ये दोनों यहाँ बड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तो थोड़े ही दिनों में अव्वल खान के लिए भी अपनी अफादियत खो बैठेंगे। मेरा मशवरा मानो तो कल सुबह ही इन्हें यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। घर के काम काज के लिए तुम आसानी से एक दो मुलाजिम रख सकते हो। अगर तुम्हारा ये मशवरा है तो इन्हें वापस ही भेज दो। वो सोचते हुए बोला, घर के काम तो किसी न किसी तरह चल ही जाते हैं, ये सुनाओ कि इस बिल्डिंग में कैसी गुजर रही है। मैंने उसकी आदत और मिजाज की मुनासबत से एक दिलचस्प सवाल पूछा। ऊपर आते हुए मुझे कई दिल फरेब चेहरे नजर आए थे। सब हाथी के दांत हैं जो बिल्कुल देखने के लिए होते हैं। उसने अफसुर्दगी से जवाब दिया, सब मर्दम बेजार हैं, लोग अपने पड़ोसियों तक से मिलना गवारा नहीं करते। आपस में मेल जोल का कोई सिलसिला हो तो फिर इसी में दोस्तियां होती चली जाती हैं। इस इलाके में फ्लैटों का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। वैसे भी अब तो ये बस घर घर ही रह गया है। जिससे दोस्ती पक्की होने लगती है इसी को सलमा की नजर लग जाती है। कई बरस से तुम बहुत करीब से मेरा रहन सहन देख रहे हो। वो सिगरेट का कश लगाकर बोला, बदरू दादा और कई पुराने आदमियों के बारे में तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था। मैंने उसे याद दिला, जब तक गारमेंट्स फैक्ट्री आबाद थी कुछ यारों से मेल मुलाकात या बातचीत होती रहती थी। अब अपना वो आशियाना भी बर्बाद हो चुका है। समझ में नहीं आता कि आदमी किससे मिले और किससे ना मिले। सागा की कोई खैर खबर है? मैंने पूरी उम्मीद के साथ वो अहम तरीन सवाल कर डाला जिसके लिए मैं आज जहांगीर से मिलने के लिए आया था। जहांगीर अपनी ही कोई ना कोई हाँके जा रहा था, लेकिन मुझे अपनी बात से मतलब था। कौन सा सागा? वो अपने जेन पर जोर देते हुए बोला, पता नहीं तुम कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अरे वही जो लियारी के अड्डे पर कालू मकरानी के लिए काम करता था और अक्सर नादर के पास आता रहता था। ओह, उसने बहुत जोर देकर कहा, तुम बहुत दूर की बात कर रहे हो। नादर भी क्या नादर आदमी था, यारों का यार, लेकिन जुबान का कड़वा था। देख लो कि हम में से कोई भी अपने इस जिगरी यार के जनाजे को कंधा नहीं दे सका था। साका को भूलकर उसका ज़हन अचानक नादर की तरफ भटक गया था। नादर शी में मेरा पहला हम ख्याल था। फर्क इतना था कि मैं खामोशी से काम करता रहा और उसने अपने बड़ों की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर हर एक के सामने कड़वी कसीली बातें करनी शुरू कर दी। नतीजा तुमने देख लिया, वो बेखबरी में मार डाला गया। मगर मेरा ख्याल है कि सागा अभी तक जिंदा है। तुम उस शख्स की बात तो नहीं कर रहे हो जो बातें करते हुए अपने कान हिलाता रहता है? मैं बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी यादाश्त लाजवाब है, मगर वो जानबूझकर अपने कान नहीं हिलाता था। उसके चेहरे के अजलात में ऐसी कोई खूबी या खराबी थी कि वो बोलता था तो उसके कान खुद ब खुद हिलने लगते थे। वो बहुत मजे में है। हम लोगों के बाद भी वो अपने पुराने धंधे से चिमटा रहा। चंद महीने पहले किसी से सुना था कि अब वो हेरोइन का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। इसका माल पूरे यूरोप में जाता है। बात करते करते उसने पूरी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और लम्हा भर की खामोशी के बाद सवाल किया, आज तुम्हें सागा क्यों याद आ रहा है? मैं एक जाती काम के लिए उसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने बात खोलती, यह कहो कि तुम उसी के पते की जरूरत महसूस कर रहे थे और इसीलिए तुम यहाँ आए। सागा अब इतना बड़ा आदमी हो चुका है कि शहर में उसे आसानी से तलाश नहीं किया जा सकेगा। मैं एक बात जानता हूँ कि उसने डेरेदारनी की चौखट नहीं छोड़ी होगी। ये डेरेदारनी कौन है? उसकी ठहरी ठहरी बातें मेरे तजस्सुस को उभार रही थी। हैरत है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते। वो प्रिंस सागा के हवाले से बहुत मशहूर हुई थी। तुम्हें याद हो तो उसकी कहानी सुनाओ, शायद मेरा हाफसा काम करने लगे। बुलबुल हजार दास्तां बिल्डिंग बहुत मशहूर है। वहां रहने वालियों ने एक जमाने में फिल्मों में बड़ा नाम पैदा किया था। इसी के बराबर में डेरेदारनी का तंग फ्लैट था। प्रिंस सागा इस बाजार के मुस्तकिल ग्राहकों में से था। एक दिन उसने डेरेदारनी की बेटी को देखा और उसे दिल दे बैठा। इस जमाने में भी उसके पास बहुत माल हुआ करता था। उसने डेरेदारनी को बहुत लालच दिए, लेकिन वो बुढ़ापे में अपनी अकलौती बेटी से दस्तबरदार होने पर तैयार नहीं हुई। वो बहुत लंबा किस्सा था। मुख्तसर यूं समझ लो कि सागा ने डेरेदारनी का माहवार खर्चा बांध दिया
और उस फ्लैट में तमाशबीनों की आमद बंद होगी। सुना है कि इस वक्त से सागा रोजाना अपना कुछ वक्त उस लड़की के पास गुजारता है। लड़की का नाम नादिया या शाज़िया है। आजकल की खबर नहीं, साल भर पहले सागा ने उसे गार्डन ईस्ट के इलाके में एक कोठी खरीद कर दी थी। अगर वो लड़की अब भी वहीं रह रही है तो वहां सागा जरूर मिल सकेगा। इस कोठी का पता भी चल जाएगा। तुम्हें ये बातें किसने बताई थी? गिरदारनी और उसकी लड़की का किस्सा मुझे मालूम था। कोठी वाली बात चंद महीने पहले किसी ने बताई थी। इस वक्त याद नहीं आ रहा कि ये किससे सुनी थी। तुमको अचानक सागा की क्या जरूरत पेश आ गई है? मैं उसके सामने अगर राज सलमेड़ा का नाम लेता तो फिर उसके सामने पूरी कहानी सुनानी पड़ती। मैंने उसे टालने के लिए कहा, वो भी शी के हाथों बिका हुआ है, मगर मैं उसे मारने का इरादा नहीं रखता। इस शी के दूसरे आम गुर्गों के बारे में बहुत सी करामत बातें मालूम हो सकती हैं। सलमा की चुभती हुई आवाज पर मैं तेजी से घूमा तो तीनों औरतें जहांगीर के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और सलमा दोनों हाथ कमर पर रख के कह रही थी, मेहमानों के खाने का कुछ ख्याल है या सुबह तक यही दौर चलता रहेगा? मालूम होता है कि घर के बारे में तुम हर जिम्मेदारी से मुबर्रा हो। जहांगीर इन तीनों को देखते ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया था। अस्काज तो वक्त गुजारी का एक बहाना है, वरना हम दोनों एक अहम मौजू पर बात कर रहे थे। तुम दोनों जब भी किसी आम मौजू पर बात करते हो, इसकी 2-4 दिन बाद ही कोई ना कोई मुसीबत टूट पड़ती है। खुदा खैर करे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा। खाने के लिए जो चाहो मंगवा लो, ये अपने लोग हैं, कोई एतराज नहीं करेंगे। और पैसे कहाँ से लाऊं? सलमा ने धीरे से पूछा। जहांगीर ने जेब से चंद बड़े नोट निकाले और गिने बगैर सलमा की तरफ बढ़ा दिए। ये कम हो तो और ले लेना। सलमा गजाला के साथ वापस लौट गई। वीरा दरवाजे से गुजर कर अंदर आ गई। तुम दोनों किस आम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे? उसने मज़ाहका उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। प्रिंस सागा के बारे में। मेरी किसी वजाहत से पहले जहांगीर बोल पड़ा। ये वाकई अहम मौजू था। वो अपने लहजे पर नादम होकर बोली। मैं समझी कि तुम सलमा को घिस रहे हो। बिला वजह अपनी टांग अड़ाने के बजाय ड्राइंग रूम में बैठो और हमें बात करने दो। मैंने वीरा को घूर कर कहा। मुझे डर था कि उसने सागा के हवाले से राज सलमेड़ा का जिक्र छेड़ दिया तो मेरा झूठ खुल जाएगा। वीरा ने अपना गिलास खाली करके मेज पर रखते हुए कहा, इसे एक्स्ट्रा लार्ज कर दो। ये मेरा आखिरी पैग होगा, इसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे। इस वक्त तक तुम्हारे मुज़ाकरात भी मुकम्मल हो जाएंगे। वो अपना गिलास लेकर लौट गई तो मैंने जहांगीर से पूछा, सागा प्रिंस कब से हो गया? इसके पास पैसा बह कर आया तो लोगों ने खुद ही उसके नाम के साथ प्रिंस लगा दिया। अब वो भी खुद को प्रिंस सागा कहकर मुतारफ करवाता है। ये एक अजीब बात है कि इंसान दूसरे के दिए हुए बुरे खिताब को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अच्छे खिताब को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करता है। मेरा इरादा था कि वो क्लास खत्म होने के बाद मैं जहांगीर को मजीद मैनोशी से रोक दूं। मेरे टोकने से पहले उसने खुद ही ऐलान कर दिया कि घर में मेहमान खवातीन की मौजूदगी की वजह से इस दौर को वहीं खत्म कर देगा, ताकि खाने के बाद कुछ देर के लिए सब इकट्ठे बैठकर बातें कर सकें। मैं जहांगीर से सागा के बारे में वो अहम बातें मालूम कर चुका था जिनके लिए मैंने इस मुलाकात का प्रोग्राम बनाया था। हम दोनों अपने गिलासों की तलछट साफ करके ड्राइंग रूम में पहुंच गए। सलमा ने जहांगीर को पूरे होश आवाज के साथ मेहमानदारी में शरीक होते देखा तो अपनी खुशी के इजहार पर काबू नहीं रख सकी और बोल उठी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज इन्होंने खुद हाथ रोक लिए। इस तरह शौक करें तो मैं कभी भी रोक ना टोक सकूंगी। ये एक मरतबा बैठते हैं तो फिर सिलसिला उस वक्त थमता है जब ये मदहोश हो जाते हैं। तो मुझे अपने दोस्तों में बिला वजह बदनाम कर रही हो। जहांगीर ने मुस्कुरा कर एहतजाज किया, इनसे तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं है। मुझे खुशी है कि इस शहर में कोई तो ऐसा है जिसकी राय की तुम परवाह करते हो। तुम्हारे नजदीक मैं तो किसी गिनती ही में नहीं हूँ। अरे सुल्तान शाह कहाँ है? उसे तुम अपने साथ क्यों नहीं लाए? जहांगीर को पहली बार उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ और वो चौंक कर सवाल कर बैठा। वो आज अपनी बरादरी के लोगों से मिलने गया हुआ है। एक तवील जमूद के बाद आज हम सबको कोई शाम अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का मौका मिला है, वरना हम भी तुम्हारी तरफ बदतरीन दबाव में थे। वीरा बोली। चलो कोई हर्ज नहीं, जहांगीर बुजुर्गाना अंदाज में बोला। मुझे ख्याल हुआ था कि कहीं तुम लोग उसे अपने फ्लैट की चौकीदारी के लिए न छोड़ आए हो। वो भी बहुत सीधा और बाइखलाक लड़का है। फ्लैट की देखभाल के लिए मैंने यहाँ मामूर आदमियों में से एक को भेज दिया है। मैंने सलमा को सुनाने के लिए कहा, वैसे भी ये दोनों कल वापस चले जाएंगे। अब इनकी यहाँ कोई जरूरत बाकी नहीं रही है और अव्वल खान को अपने अमले में आदमियों की कमी का मसला दरपेश है। ये अव्वल खान कौन है? सलमा पूछ बैठी। तुम लोगों की जुबानी उसका नाम सुनती रही हूँ, कभी उससे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बड़ा अजीब सा नाम है उसका। वो खालिस पठान है और पठानों में ऐसे नाम अक्सर होते हैं। हर इलाके में नाम रखने का एक जुदागाना मिजाज होता है जो दूसरों को अजीब मालूम होता है। मुझे वजाहत करनी पड़ गई। मुझे तवक्का थी कि सलमा STF के दोनों आदमियों की वापसी की मुज़ाहमत करेगी, मगर उसने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। शायद उसे खदशा था कि उसने इस मौजू पर जुबान खोली तो उसके दिल का चोर पकड़ लिया जाएगा। इस वक्त तक बाजार से खाना नहीं आया था। मैंने वक्त गुजारी के लिए वीरा की अमेरिका वापसी का जिक्र छेड़ दिया। इस खबर पर जहांगीर ने ऐसे रद्दमल का इजहार किया था जैसे वीरा उसकी करीबी असीसा रही हो, और यूं एक मरतबा फिर वीरा पर जिरा का सिलसिला शुरू हो गया। अगले दिन के मुतअद्दिद अखबारात ने राज सलमेड़ा के बारे में बातस्वीर खबरें या फीचर शाया किए थे। बाज़ अखबारात ने इस फीचर को कदरे मुख्तसर करके सनसनीखेज सुर्खियों के साथ खबर के अंदाज में शाया किया था। अखबारी मामूल के मुताबिक बावसूख ज़राए को इस अहम तरीन खबर का जिम्मेदार करार दिया गया था। दूसरे अखबारात ने कई तस्वीर के साथ इस फीचर को खूब फैला कर शाया किया था। हर अखबार का बुनियादी मवाद कमोबेश वही था जो मैंने अव्वल खान के मशवरे से मुंतखब किया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो खबरें मुल्क के इन जिम्मेदार हलकों में हलचल मचा देंगी जो ऐसे मसाइल की देखभाल के जिम्मेदार होते हुए भी
मुल्क में रास अल-मैदा की मौजूदगी से बेखबर थे। अखबारात में वीआईपी लाउंज में एक गैर मुल्की सफारती एहलकार पर दिल का शदीद दौरा पड़ने और फिर इसे अस्पताल मुंतकिल करने की छोटी सी खबर भी मौजूद थी। इसके मतन से जाहिर हो रहा था कि अखबार वालों को इस संगीन वाक़े के पस मंजर की भनक भी नहीं मिल सकी थी। शायद कर्नल रहमान ने भी सफारती पेचीदगियों की बिना पर इस गैर मामूली वाक़े पर लब कुशाई नहीं की थी। वो सब रास अल-मैदा को घेरने की पेश बन गया थी, मगर मैं मनसूबाबंदियों के बजाय उसके नरखरे को अपनी गिरफ्त में देखने का ख्वाहिशमंद था। मैं महसूस कर रहा था कि सागा पर हाथ डालकर ही रास अल-मैदा को अचानक पकड़ना मुमकिन था। दूसरी पुरशकू कार्रवाइयां उससे जेर नहीं कर सकती थी। गजाला ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया और मैं अपनी शिकमपुरी के बाद घर से निकल खड़ा हुआ। इस वक्त तक वीरा नींद से बेदार नहीं हुई थी, ना सुल्तान शाह अपनी ख्वाबगाह से बाहर आया था। मेरे लिए कराची वो गरीब परवर शहर था जिसने मुझे परवान चढ़ा था। लाहौर की सरजमीन मेरी जन्मभूमि थी। अपनी जिंदगी के सफर में हजारों नर्म गर्म रास्तों पर सफर करने के बावजूद वो दिन नहीं भूला था जब मैंने अपना गांव छोड़ा था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की थी। अपनी मिट्टी से मेरा दिल उचाट हो गया था और मैं कराची चला आया। इस पुरशकू और रोशनियों में नहाए हुए शहर में मैं एक गरीब उल वतन लड़का था जिसे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर थी, न सर छुपाने के लिए साया दस्तयाब था, मगर शहर बहुत मेहरबान था। मेरे रोजी के वसीले पैदा हो गए, मुझे काबिल रश्क ठिकाने मुयस्सर आ गए। कराची वही शहर था जिसने यतीम अफजल चौधरी को अफजल कंस्ट्रक्शन का मालिक बना दिया और उसके बाद डैनी के मजबूत और फुलादी कालिब में डाल दिया था। शहर ने अपना हक अदा कर दिया था, लेकिन मैं अपना हक अदा नहीं कर सका था। चारों तरफ फैले हुए इस इंसानी जंगल के बेशुमार हिस्से ऐसे थे जो मैंने देखे ही नहीं थे। जब मैं लाहौर में था तो कराची के हुस्न के साथ इसके बाजार हुस्न के बारे में बहुत कुछ सोचा करता था। मेरे दिल में इस बाजार के फेरे लगाने और दिल फरेब मोमी पैकरों के मोल चुकाने की बेशुमार तिश्ना ख्वाहिशें उभरती रहती थी, लेकिन कराची के दामन में पनाह लेने के बाद मेरे वो सारे ख्वाब मेरे ज़हन से महव हो गए। मशीनी शहर में 2 रोटियों की उम्मीद बनते ही मैं भी एक मशीनी पुर्जा बन गया था। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। एक जख्म ऐसा है कि अब भी सीने में धड़कता है, लेकिन गजाला की मोहब्बत ने उसे पूरा कर दिया। इस वक्त मुझे खुद हैरत हो रही थी कि गजाला से मोहब्बत की दाग बेल पड़ने से पहले मैंने खुद मुख्तारी और आवारा गर्दी का एक तवील तौर इसी शहर में गुजारा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब मेरी जिंदगी में कोई और शामिल हो। लेकिन मैंने कराची के बाजार हुस्न की सूरत तक नहीं देखी थी। शायद इसकी वजह यही रही हो कि मैं कुछ भी नहीं अब चाहता था, लेकिन जो कुछ मुझे घर बैठे मिल गया था अब उसे इस्तेफादा ना हासिल करना भी गलत बात थी। कुआं प्यासों की तलाश में मारा मारा फिरने लगे तो भला प्यासों को कुएं के पास आने की क्या जरूरत रह जाती है। इस बाजार के बारे में मेरी सारी मालूमात सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल थी। वो मालूमात इतनी काफी थी कि मैं किसी दुश्वारी के बगैर वहां पहुंच सकता था। प्रिंस सागा का सुराग लगाने के लिए मेरा वहां पहुंचना नागुज़ीर हो चुका था, क्योंकि डेरेदारनी वहीं से उठकर शहर की किसी कोठी में मुंतकिल हुई थी। क्लिफ्टन से निकलकर मैं अब्दुल्ला हारून रोड पर सीधा ही बढ़ता रहा, फिर पंपेनो सैनमा वाले रास्ते से एम इचना रोड अबूर करके गार्डन रोड पर हो लिया। मुझे इतना मालूम था कि मैं एक बार निश्तर रोड से बाएं जाना मुड़ जाऊं तो वह सड़क मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा देगी। निश्तर रोड बिल्कुल सीधा चलता हुआ अचानक ही नेपियर रोड से मिलकर खत्म हो जाता था। इस इलाके का नाम उर्फे आम में नेपियर रोड ही चल रहा था, हालांकि बरसों पहले इस सड़क का नाम तब्दील किया जा चुका था। वो कदीम कराची का अहम तरीन हिस्सा और दिल था। मैंने सुना था कि पान मंडी, टीन मंडी, केमिकल मार्केट और जोड़िया बाजार जैसे मुतअद्दिद अहम कारोबारी मराकज इब्तिदा ही से इस इलाके में मुर्तकिज थे, और शायद यही वजह थी कि नाचने और गाने वालियों ने दूर दूर से आने वाले ताजरों की इसी मरकज में अपने कदम जमाए थे। एक दूसरे से लगकर मुतअद्दिद कितारों में रेंगती हुई गाड़ियों के दरमियान पार्किंग की जगह तलाश करना जो शीर लाने से कम नहीं था।